हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास 3 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। सब लोग हेडिंग लगा दीजिए, इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के टॉपिक दिखेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हम आज सीखेंगे एजेंट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब विच इज डिटर्मिनेंट मतलब रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो एजेंट कौन से एजेंट में रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर होस्ट में होते हैं। ओके, चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में सीखेंगे, केस डिटर्मिनेंट के बारे में, केस में क्या क्या रिस्क फैक्टर है और कैरियर में क्या क्या रिस्क फैक्टर है या डिटर्मिनेंट्स है, उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे सारे आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी, ओके, नाम में ही है कि जो डिसीज इन्फेक्शियस है उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूं कि एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ओके, इट्स अ स्टडी ऑफ डिसीज distribution and determinants of health related conditions in a defined population, ओके, तो ये है हमारी एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन। इट इज अ स्टडी ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? इट्स अ स्टडी ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कौन सी टाइम पे, कहां पे, क्यों। ओके, दिस ऑल आर द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कौन सी एज में हुआ है, ओके, कौन सी टाइम पे हुआ है, ओके, कब हुआ है, तो दिस ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो कौन से टाइम पे, किस में और कहां पे और कौन सा उस कंडीशन में रिस्क फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। ये सारी चीजें हमें एपिडेमियोलॉजी में सीखनी है। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ सब लोग हेडिंग लगा देंगे इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे इन्फेक्शन। ओके, तो व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन इज अ एंट्री ऑफ ए इंफेक्शियस एजेंट इन द बॉडी। ओके, एंट्री, एक तो या तो एंट्री होगी या डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, या तो कोई भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट ने, हमारी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अगर हमारी बॉडी में एंट्री कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्फेक्शन। ओके, अगर वो एंट्री करता है या मल्टीप्लाई होता है या रिप्लिकेट होता है तो इसको हम इन्फेक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंटामिनेशन। ओके, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो कंटामिनेशन क्या होता है कि कोई भी प्रेजेंस, कोई भी एक आर्टिकल पे, मैटर पे या सरफेस पे या हमारी बॉडी सरफेस पे, बॉडी की सरफेस, यहाँ पे सरफेस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट्स अपसाइड। ओके, क्योंकि अगर इन्फेक्शन अंदर है, बॉडी के अंदर होता है इन्फेक्शन, ओके, बट कंटामिनेशन हमारी बॉडी के सरफेस पे है। ओके, या कोई आर्टिकल के सरफेस पे, मैटर की सरफेस पे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज कंटामिनेशन। नेक्स्ट आता है इन्फेस्टेशन। ओके, इन्फेस्टेशन मतलब कि लॉजमेंट एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन आंथ्रोपोड। ओके, आंथ्रोपोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन। अगर कोई आंथ्रोपोड का लॉजमेंट मतलब घुस जाना या उस बॉडी के अंदर घुस जाना या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होना, देन इट इज कॉल्ड एज एन इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के? इन्फेक्शन कैन बी ए नोजोकोमियल इन्फेक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। ओके, हॉस्पिटल की वजह से इन्फेक्शन हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज एन नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड कब कहेंगे? ऐसा नहीं है कि तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गया पेशेंट और पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, नहीं। आप
पहले पेशेंट असिम्टोमेटिक था, असिम्टोमेटिक मतलब दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अभी पेशेंट आज मान लो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और पेशेंट को एक पोलिस कैथेटर डल गया। पोलिस कैथेटर डलने के बाद 48 आवर्स के बाद अगर पेशेंट को इन्फेक्शन दैट इज इन्फेक्शन का साइन मिलता है, जैसे कि फीवर आ गया, या उस पोलिस डालने के बाद जो यूरिन कल्चर हमने किया था 48 आवर्स के बाद दैट कम्स पॉजिटिव फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड एज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए, हॉस्पिटल में आने से पहले पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर था नहीं था, और हॉस्पिटल आने से पहले पेशेंट में ये जो सिम्टम्स थे नहीं थे, ओके, देन इट्स अ क्राइटेरिया फुलफिल दैट द पेशेंट इज हैविंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। समझ में आ गया? तो विदिन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन पेशेंट को जो है इन्फेक्शन होगा, या फिर विदिन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज, ओके, 48 घंटे के अंदर, डिस्चार्ज के 48 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूमोनिया है, ओके, तो स्टेफ ऑरियस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, कि कौन सा हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन होता है, देन इट्स कॉल्ड एज अ स्टेफ ऑरियस, ओके, स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन है, ओके। नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कॉज करवाता है, तो ई कोलाई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ई कोलाई मोस्ट कॉमन है, ओके। देन एचबीवी इन्फेक्शंस, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने देखा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नाउ वी विल सी द सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम पे गौर कीजिए, इट्स अ सर्जिकल वुंड, ओके, ना कि कोई बाहर कोई एक्सीडेंट की वजह से हो गई जो वुंड है, नहीं, इट्स अ सर्जिकल वुंड। अब सर्जिकल वुंड कब कहेंगे? द सर्जिकल वुंड इट्स अ प्लान वुंड, ओके, एंड इट्स अ क्लीन वुंड, ओके। जब भी आप कोई सर्जरी करते हो तो सर्जरी से पहले हम पेशेंट को स्क्रब करते हैं, ओके। पेशेंट को जब हम स्क्रब करते हैं, स्किन का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं, ओके। और ये एक स्टेराइल तरीके से होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन क्लीन वुंड, ओके, सर्जिकल वुंड क्लीन होती है। नेक्स्ट, आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन मतलब कि कोई भी डायग्नोस्टिक या प्रिवेंटिव या थेराप्यूटिक इंटरवेंशन देते समय, ओके, इंटरवेंशन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी अगर हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, ओके, और उस दौरान अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, तब हम इसको कहेंगे आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट आता है एक टर्मिनोलॉजी डेड एंड, ओके। डेड एंड मतलब क्या होता है? तो डेड एंड मतलब जब कि पेशेंट को एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसका पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट नहीं होता है, ओके, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब उस पेशेंट के अंदर से इन्फेक्शन बाहर अभी नहीं जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल रेबीज, अगर एक बार हो गया तो रेबीज फिर से वापस क्योर नहीं होगा पेशेंट में, ओके। नेक्स्ट, प्लेग, टिटेनस, स्क्रब टाइफस, म्यूरिन टाइफस, hydatid Indian tick typhus, okay, so these all are the examples, okay. Next, agent determinants। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना एजेंट डिटर्मिनेंट्स, कि एजेंट में इन्फेक्शन होने के लिए एजेंट में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले इन्फेक्टिविटी, कि उस पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल क्या है, ओके। तो इन्फेक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई, ओके। तो एजेंट, कोई भी एजेंट अगर है तो उस एजेंट की एबिलिटी क्या है, कितने वो हम कह सकते हैं उसको कि कितना डेंजर वो हो सकता है ऑर्गेनिज्म, ओके। मान लेते हैं कोविड के बारे में, ओके। तो कोविड की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी बट मॉर्टेलिटी कम थी, ओके। इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, एक साथ बहुत फास्ट फैल रहा था, लेकिन इन्फेक्टिव मॉर्टेलिटी जिसकी वजह से डेथ थोड़ी सी कम थी, ओके। नेक्स्ट, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट, ओके। तो ये कैसे मेजर करेंगे? अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट, ओके। अब अटैक रेट कैसे निकाल सकते हैं कि फॉर मान लो एक डिफाइंड पॉपुलेशन में, ओके, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, इस पॉपुलेशन में 10,000 लोग रहते हैं, ओके, 10,000 लोग रहते हैं, तो इन 10,000 लोगों में से
कितने लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ। ओके सो कितने लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ, इसको हम कहेंगे अटैक रेट। ओके अटैक रेट इंटू इंटू 100। ओके इंटू 100 अगर कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि कितना अटैक रेट था। ओके क्लियर है। ओके नेक्स्ट एंटीजेनेसिटी। ओके एंटीजेन मतलब क्या, एंटीजेन मतलब इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू इंड्यूस और प्रोड्यूस ए लोकल इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। ओके उसके बाद आता है एंटीबॉडी। ओके सो ये तो हो गया एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस। अब ये एंटीजन के अंदर क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि जो होस्ट है ओके या फिर जिसके अंदर डिसीज होने वाला है उसके अंदर डिसीज प्रोड्यूस कर सके, ये इसको हम कहते हैं एंटीजेनेसिटी। ओके कोई भी एक इंफेक्शियस एजेंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो होस्ट के अंदर डिसीज बनाए, उसको हम कहते हैं एंटीजेनेसिटी। ओके नेक्स्ट है वायरुलेंस। व्हाट इज वायरुलेंस? तो वायरुलेंस इट्स एन किलिंग पावर ऑफ द डिसीज, कि उसके उस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई, दैट इज कॉल्ड एज वायरुलेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। ओके नेक्स्ट एबिलिटी टू कॉज अ सिवियर डिसीज और कॉम्प्लिकेशन इन अ डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज वायरुलेंस। असेस इन केस फर्टिलिटी रेट्स। ओके तो कैसे असेस करते हैं वायरुलेंस को हम, केस फैटेलिटी रेट। ओके केस फैटेलिटी, फैटेलिटी मतलब डेथ, डेथ और कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई डिसीज के बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वायरुलेंस। नाउ नेक्स्ट इज एन एक्सोटिक डिसीज। किसको कहते हैं एक्सोटिक? एक्सोटिक मतलब जो कि हमारे लोकल एरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आवर एरिया। ओके दैट इज कॉल्ड एज एक्सोटिक डिसीज। फॉर एग्जांपल रेबीज यूके में मोस्टली नहीं पाया जाता और हमारी इंडिया के अंदर येलो फीवर नहीं मिलता है। ओके तो दैट इज सो ये दो डिसीज जो है ये एक्सोटिक है। ओके नेक्स्ट अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिटी मिलना मतलब क्या, कि कुछ मौका मिल जाना। ओके कुछ मौका मिल जाना। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब क्या, कि इन्फेक्शियस एजेंट को एक मौका मिल गया है। कैसे मौका मिल गया, क्यों? क्योंकि एक हमारी होस्ट के अंदर इम्यून जो डिफेंस सिस्टम है वो कम थी या डिफेक्टिव थी, इसकी वजह से इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या मिल गया, एक मौका मिल गया उस पेशेंट के अंदर घुसने का। ओके तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट विथ एचआईवी है तो एचआईवी वाले पेशेंट को टीबी मोस्टली होता है। क्यों? क्योंकि सर ये एचआईवी वाले जो पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ओके नेक्स्ट न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई न्यूमोनिया इन द एचआईवी पेशेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि एचआईवी वाले पेशेंट में कौन से प्रकार का न्यूमोनिया जो है मोस्ट कॉमनली होता है, तो न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई। ओके ये मोस्ट कॉमनली न्यूमोनिया होता है। नेक्स्ट साल्मोनेला इन्फेक्शन इन स्प्लीनेक्टोमी। ओके साल्मोनेला इन्फेक्शन इन स्प्लीनेक्टोमी। ओके नेक्स्ट स्पोरेडिक और स्कैटर्ड। ओके स्पोरेडिक और स्कैटर्ड मतलब क्या, तो स्पोरेडिक मतलब कि एक जगह पे नहीं है। ओके एक जगह पे नहीं है, मान लो एक पोलियो का पेशेंट यहाँ पे है तो एक और 200-400-500 किलोमीटर के दूर होगा। ओके सो दैट इज कॉल्ड एज एन स्पोरेडिक और स्कैटर्ड इन्फेक्शंस। ओके नेक्स्ट पैथोजेनेसिटी। ओके पैथोजेनेसिटी मतलब कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस और प्रोड्यूस लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ओके लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को डेवलप करने की एबिलिटी। ओके मान लो एक इन्फेक्शन साल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर आ गया, अब उस टाइफॉइड ऑर्गेनिज्म के कितनी पैथोजेनिसिटी है, कितनी उसकी क्षमता है कि हमारी बॉडी में लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। ओके दैट इज कॉल्ड एज एन पैथोजेनिसिटी। ओके इट हेल्प्स टू असेस सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ डिसीज की मान लो टाइफॉइड हो गया तो कौन से सिम्टम्स डेवलप करेंगे ये हमें एक्चुअली पहले से पता होगा या फिर ये हमें बताएगा। नेक्स्ट होस्ट डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए होस्ट डिटर्मिनेंट्स। होस्ट मतलब कौन, कि जिस मरीज के अंदर या जिस पर्सन के अंदर डिसीज होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज अ होस्ट। ओके तो होस्ट भी अलग अलग प्रकार के हैं जैसे कि ऑब्लिगेट होस्ट। ओके ऑब्लिगेट होस्ट मतलब क्या, कि एक ओनली होस्ट जिसमें डिसीज हुआ है। ओके द ओनली होस्ट विच हैज द विच गॉट द डिसीज, जैसे कि मैन इज द ओनली होस्ट फॉर द मीजल एंड टाइफॉइड्स।
ओके, तो मैन इज अ ओनली होस्ट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी होस्ट मतलब कौन? तो प्राइमरी मतलब कि एक डेफिनेटिव होस्ट। ओके, इट्स अ डेफिनेटिव होस्ट इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अचीव सेक्सुअल स्टेज एंड अटेन द मैच्योरिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? ओके, द ऑर्गेनिज्म विच अटेन सेक्सुअल स्टेज एंड अटेन मैच्योरिटी इन ए पर्सन इज कॉल्ड एज, तो इसको कौन सा होस्ट कहेंगे? तो इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। ओके, और द ओनली होस्ट, अगर ये वर्ड आपको दिख गया कि द ओनली होस्ट, तो इट इज अ ऑब्लिगेट होस्ट। नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट किसको कहेंगे? कि इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट कि उस पेशेंट में डिसीज नहीं है, ओके, लेकिन एक कैरियर का काम करता है, पोस्टमैन के जैसा काम करता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने वाला काम करता है। इन विच पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ सेक्सुअल और लार्वल स्टेज। ओके, इसमें डिसीज नहीं है, इस पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है सेकेंडरी वाले में। ओके, बट ये क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने का, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी होस्ट। ओके, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनेंगे कि कौन सा प्राइमरी होस्ट है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, कौन सी डिसीज कंडीशन में। ओके, तो यहाँ पे आपको डिसीज कंडीशन दी गई है। ओके, डिसीज कंडीशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो इस डिसीज कंडीशन में कौन सा प्राइमरी होस्ट है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो फिलारिया अगर है तो मैन इज अ प्राइमरी होस्ट फॉर द फिलारिया, क्योंकि मैन के अंदर होता है। बट एक जो मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो क्या करेगा? वो जो इन्फेक्टेड होस्ट है उस इन्फेक्टेड होस्ट को काटेगा और दूसरी जगह या दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन देगा। तो मॉस्किटो क्या हो गया? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या हो गया? एक सेकेंडरी होस्ट हो गया फॉर द फिलारिया डिसीज। नेक्स्ट मलेरिया में, मलेरिया में मॉस्किटो क्या करता है? एक प्राइमरी होस्ट है। क्यों? क्योंकि सर इस मॉस्किटो के अंदर ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मॉस्किटो के अंदर होता है, मलेरिया वाले। ओके, एनोफिलस मॉस्किटो, ये क्वेश्चन बनाया था, मलेरिया का कौन सा मॉस्किटो होता है? एनोफिलस मॉस्किटो होता है। ओके, एंड द मैन इज अ सेकेंडरी होस्ट। ओके, मैन फिर क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। नेक्स्ट टेप वर्म। ओके, तो टेप वर्म में मैन इज अ प्राइमरी होस्ट एंड पिग, पिग और कैटल इज अ सेकेंडरी होस्ट फॉर द टेप वर्म इन्फेक्शन। नेक्स्ट गुनिया वर्म में मैन इज द प्राइमरी होस्ट एंड साइक्लोप्स। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि गुनिया वर्म डिसीज में सेकेंडरी होस्ट कौन सा था? ओके, तो सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स होते हैं। ओके, साइक्लोप्स क्या है? साइक्लोप्स एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक आंख वाले, ओके, एक सिंगल आंख वाले जो जंतु है वो हम उसको हम साइक्लोप्स कहते हैं। ओके, तो साइक्लोप्स आर द सेकेंडरी होस्ट फॉर द गुनिया वर्म डिसीज। नेक्स्ट हाइडेटिड डिसीज। ओके, तो हाइडेटिड डिसीज में डॉग इज द प्राइमरी होस्ट एंड द शीप और कैटल मैन और शीप कैटल और मैन इज द सेकेंडरी होस्ट। नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में मैन प्राइमरी होस्ट है और ये जो फ्लाई है ये आपकी सेकेंडरी होस्ट है। ओके, क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? ये टेबल आप जरूर याद रख लेना। ओके, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आपकी टेबल पे लगा सकते हो, थोड़े दिन देख लेना, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट डिसीज डिटर्मिनेंट्स। ओके, या फिर रिस्क फैक्टर। अब हमने अभी तक क्या क्या देखा? कि हमने एजेंट डिटर्मिनेंट्स देखे, हमने होस्ट डिटर्मिनेंट्स देखे, और हमने टाइप ऑफ इन्फेक्शन देखे। अब हम डिसीज डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो डिसीज के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है? ओके, तो डिसीज में भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, कोई डिसीज इन्फेक्शियस है, कोई कॉन्टेजियस डिसीज है जो कि कम्युनिकेट होता है, सॉरी, कॉन्टेजियस मतलब एक टच करने की वजह से होता है। कोई डिसीज जो है कि पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज। और कोई है स्पोरेडिक डिसीज जिसको हम स्कैटर्ड कहते हैं कि एक केस यहाँ पे है, एक केस और कहीं जगह पे है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटर्ड। तो समझ में आ गया डिसीज डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से होना रहा। ओके, नेक्स्ट कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस मतलब पर्सन टू पर्सन, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्टेजियस डिसीज। ये क्वेश्चन में आपको वर्ड ध्यान रखना कि डायरेक्ट कांटेक्ट है तो कॉन्टेजियस है। ओके, बट अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे फोमाइट, कोई भी एक
इन्फेक्टेड, मान लो एक मेरे पास ये पेन है, अगर इस पेन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है और ये मैंने पेन को टच कर लिया और ये इन्फेक्शन अब मेरे को हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल। या फिर मैंने अगर स्नीज कर दिया या कफ कर दिया और उस कफ की वजह से दूसरे पेशेंट को अगर डिसीज हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल। ओके, लेकिन अगर मैंने किसी पेशेंट की डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ गया और मुझे डिसीज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंटेजियस डिसीज। ओके, नेक्स्ट स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब एक यहां पे है, एक और कई जगह पे है। नेक्स्ट वी विल सी द एंडेमिक डिसीज। एंडेमिक मतलब ये एक एंडेमिक एरिया है और इसी एरिया में बहुत सारे इन्फेक्शन होते रहते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर एरिया में मान लो हम कोलेरा जो है ये एंडेमिक है, मतलब बार बार कोलेरा के पेशेंट इस एरिया में आते रहते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ये वर्ड आपको एग्जाम में वर्ड में क्वेश्चन में ढूंढना है, ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अगर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया आ गया, इट्स एन एंडेमिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जो है वो एंडेमिक डिसीज है, बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पाए जाते हैं। इपिडेमिक, अब हमने कहा था एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, बट इपिडेमिक में सडन रिस्क ऑफ नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो गया। मान लो सेम जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन इसमें अचानक से बहुत ज्यादा कोलेरा के पेशेंट आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि इपिडेमिक हो गया, इस कोलेरा का इपिडेमिक हो गया। जैसे कोविड का इपिडेमिक हुआ था, उसके बाद पेंडेमिक हुआ है। ओके, पहले क्या था, एंडेमिक हुआ था चाइना में, वुहान चाइना में एंडेमिक हुआ, फिर उसी वुहान में इपिडेमिक हुआ, बहुत ज्यादा केस आने लगे, फिर वुहान से अलग अलग कंट्री में ये जो कोविड 19 वायरस था ये फैल गया, तो देन इट इज कॉल्ड एज एन पेंडेमिक डिसीज। ओके, क्लियर। पहले एपिडेमिक हुआ, उसके बाद उसके ज्यादा केस बढ़ने लगे तो एंडेमिक हुआ पहले, उसके बाद ज्यादा केस बढ़ने लगे तो इपिडेमिक हो गया, और ये केसेस बहुत अलग अलग देशों में बढ़ गए, फिर देन इट इज कॉल्ड एज एन पेंडेमिक। ओके, क्लियर। अब आपको और क्वेश्चन डिटेल में पूछे अगर जाए तो आपको पूछेंगे कि सर इपिडेमिक मतलब ज्यादा केसेस मतलब कितने केसेस, तो जो कि उसकी रूटीन फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी, उस एरिया में जितनी रूटीन फ्रीक्वेंसी है, रूटीन फ्रीक्वेंसी से 80% केसेस ज्यादा हो गए। मान लो इस एरिया में यूजुअली अराउंड जो है 2 केसेस कोलेरा के यूजुअली पाए जाते हैं, बट 2 की 80%, अगर इससे भी 2 से ज्यादा, मोर देन 80% 2 से अगर केसेस मिल गए, देन इट इज कॉल्ड एज एन एपिडेमिक। ओके, मोर देन 80% और मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, मोर देन 80% और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर है, देन इट इज कॉल्ड एज एन एपिडेमिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कि 2 WHO रीजन से ज्यादा है। ओके, 2 WHO रीजन से ज्यादा डिसीज अगर फैलता है, देन इट इज कॉल्ड एज एन पेंडेमिक। ओके, 2 WHO रीजन से ज्यादा फैल गया, या 2 डिफरेंट कंटिनेंट ऑफ WHO। ओके, डिसीज हैविंग पेंडेमिक थ्रेट्स, कौन से डिसीज में पेंडेमिक थ्रेट्स होते हैं। कोलेरा का एक पेंडेमिक हुआ था। ओके, येलो फीवर का पेंडेमिक हुआ था, प्लेग का पेंडेमिक हुआ था, पोलियो का पेंडेमिक हुआ था, इन्फ्लुएंजा का और कोविड का पेंडेमिक। ओके, तो ये लेटेस्ट जो है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा द डिसीज हैविंग पेंडेमिक थ्रेट्स। ओके, इस कौन से डिसीज इसमें आते हैं, आपको एक अलग डिसीज दिया जाएगा, 3 यही इसमें से डिसीज दिया जाएंगे और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट इज अ जूनोसिस। ओके, जूनोसिस मतलब क्या कि ऐसा कोई डिसीज, इन्फेक्शन ऑफ एनिमल। ओके, इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स। ओके, तो एनिमल को इन्फेक्शन हो गया आदमी से। ओके, नेक्स्ट इज जू एंथ्रोपोनेसिस। ओके, जू एंथ्रोपोनेसिस मतलब एनिमल रिसीव इन्फेक्शन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। ओके, जूनोसिस मतलब इन्फेक्शन इन एनिमल। ओके, इन्फेक्शन इन एनिमल मतलब कि एनिमल में इन्फेक्शन हो गया। ओके, बट जू एंथ्रोपोसिस मतलब ह्यूमन। ओके, तो एनिमल की वजह से, एनिमल को ह्यूमन की वजह से इंफेक्शन हो गया। ओके, ह्यूमन की वजह से इंफेक्शन हो गया, इट इज कॉल्ड एज जू एंथ्रोपोसिस। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल कैटल टीबी। ओके, कैटल टीबी।
नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजोनेसिस। ओके, तो एंथ्रोपो मतलब कि ह्यूमन को एनिमल से इन्फेक्शन हो गया। ओके, एनिमल से इन्फेक्शन हो गया है। ओके, क्लियर। ह्यूमन बीइंग रिसीव इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल। ओके, फॉर एग्जांपल रेबीज है कि डॉग काटने की वजह से रेबीज हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस होगी, प्लेग हो गया, एंथ्रैक्स हो गए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एंथ्रोपोजोनेसिस। ओके, ह्यूमन को एक इन्फेक्शन हो गया एक एनिमल की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज एन एम्फीजिनोसिस। ओके, तो एम्फीजिनोसिस मतलब इन्फेक्शन फ्रॉम एन ह्यूमन टू एनिमल और वाइस वर्सा। ओके, जैसे एक आदमी को इन्फेक्शन हो गया एनिमल से या एनिमल को इन्फेक्शन हो गया आदमी से। ओके, जैसे कि ट्रिपानोसोमियासिस। ओके, ट्रिपैनोसोमियासिस ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, ornithosis. Ornithosis, it means infection among the bird. Okay, among the bird. Next, epornithic मतलब epidemics in the bird. Okay, epidemics in the bird. ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। ओके, एंजूटिक। ओके, तो एंजूटिक मतलब एंडेमिक्स इन एनिमल्स। एपिजोटिक्स मतलब एपिडेमिक्स इन एनिमल। ओके, क्लियर है सभी को? ये टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आ गई। जूनोसिस मतलब एन इन्फेक्शन इन द एनिमल। जूएंथ्रोपोसिस मतलब कि एनिमल को इन्फेक्शन हो गया ह्यूमन की वजह से। एंथ्रोपोजूनोसिस मतलब कि ह्यूमन बीइंग रिसीव इन्फेक्शन फ्रॉम द एनिमल। एम्पिक्सिनोसिस मतलब कि इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन को हो गया या ह्यूमन को एनिमल से हो गया। ऑर्निथोसिस मतलब बर्ड में इन्फेक्शन। इपोर्निथिटिक मतलब कि बर्ड के अंदर एपिडेमिक्स। ओके, एंजोटिक मतलब एंडेमिक इन एनिमल। ओके, और एपिजोटिक मतलब एपिडेमिक्स इन एनिमल। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, इसको रटना है, कैसे भी करके इसको याद रखना है। क्यों? बिकॉज एग्जाम में ये आपको वर्ड ढूंढना पड़ेगा, जैसे वर्ड आएगा आपको समझना पड़ेगा इस वर्ड को। ओके, और ऐसे ही एग्जाम क्रैक होती है। ओके, ऐसे अगर आप टर्मिनोलॉजी समझोगे, पर्टिकुलर टॉपिक को समझोगे, तभी हमारी एग्जाम क्रैक हो सकती है। रट्टा ज्यादा नहीं मारना है, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को समझना है। ओके, नेक्स्ट, अब हम समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन वी विल डिस्कस अगेन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन होने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सर एक ट्रायंगल की जरूरत है। क्या है इस ट्रायंगल के अंदर? एजेंट है सर, होस्ट है और एनवायरमेंट है। ओके, ये तीन चीजों की जरूरत है इन्फेक्शन के लिए। ओके, अगर हम इस इन्फेक्शन को तोड़ना चाहते हैं या इस चेन को तोड़ना चाहते हैं, ओके, तो मान लीजिए ये एक एजेंट था। ओके, इस एजेंट ने इन्फेक्शन करने के लिए ये जो इन्फेक्शन है, देखिए यहां पे एक चेन बन रही है, इन्फेक्शन की चेन बन रही है। देखिए, ये एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट एक बीच में मिल रहे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसीज पीपल। ओके, यहां पे सारे आपके डिसीज पीपल हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो तीन चेन है, इन चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया हमने? ये जो चेन है इसको हमने ऊपर की तरफ खींच लिया, इस चेन को इधर की तरफ खींच लिया, इस चेन को इधर की तरफ खींच लिया। तो क्या होगा? ये डिसीज पीपल के अंदर गैप आ जाएगा, और अगर जब इसमें गैप आ जाएगा तो हमारा डिसीज क्या होगा सर? कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में मतलब क्या कि थोड़े से जो डिसीज पीपल है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ओके, डिसीज पीपल क्या हो जाएंगे सर? कम हो जाएंगे। तो डिसीज इज नो लॉन्गर ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ओके, पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। अब इलिमिनेशन, मैंने ये डेफिनेशन सबको समझाई है। इलिमिनेशन मतलब क्या कि अभी एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहा है। ओके, नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। तो हमारा क्या डिसीज क्या हो गया? इलिमिनेट हो गया। एंड इट्स अ टेम्पररी फेज। ओके, इट्स अ टेम्पररी फेज, देयर इज नो न्यू केसेस। अगर कोई कंटेजियस डिसीज है या कम्युनिकेबल डिसीज है, उस डिसीज की एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट में अगर कम्युनिकेशन ही नहीं रहा, कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा, देन इट इज कॉल्ड एज इलिमिनेशन फेज। लेकिन अब हम और एडवांस हो गए।
अब क्या किया हमने कि ये जो एजेंट है जिससे डिसीज होगा उसी को खत्म कर देते हैं, इस एजेंट को हमने मार दिया। अब अगर एजेंट ही नहीं है तो डिसीज कहां से होगा? एजेंट नहीं है, होस्ट है, एनवायरमेंट है, लेकिन एजेंट ही नहीं है डिसीज होने के लिए। ओके, तो हमारा डिसीज होने का चांसेस नहीं है एंड इट्स अ परमानेंट स्टेज, देयर इज एजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एजेंट अभी होगा ही नहीं। तो ये हमारी तरीके हैं कुछ डिसीज को प्रिवेंट करने के। डिसीज प्रिवेंट करने के 3 तरीके हमने सीखे कि डिसीज को कंट्रोल कैसे करें, डिसीज को इलिमिनेट कैसे करें, और इलिमिनेशन के बाद हम जड़ से मिटाए कैसे डिसीज को। अगर हमने एजेंट को ही खत्म कर दिया देन देयर विल बी नो डिसीज। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीज इरेडिकेशन इन इंडिया। ओके, तो इंडिया के अंदर हमने कौन से डिसीज इरेडिकेट कर दिए? तो स्मॉल पॉक्स हम 1980 शायद, ओके, स्मॉल पॉक्स 1980 में हमारा डिसीज फ्री हो गया इंडिया। गुनिया वॉर्म डिसीज, वाइल्ड पोलियो माइलाइटिस, ओके, दिस 3 डिसीज आर इरेडिकेटेड, कंप्लीटली इरेडिकेटेड। इनका एजेंट भी हमारी इंडिया में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, पोटेंशियली इरेडिकेटेबल डिसीज, मतलब अभी आगे जाके हमारे ये जो नीचे दिए गए डिसीज है वो खत्म होने वाले हैं। कौन से? मीजल्स, मलेरिया, लेप्रेसी। ओके, ये जो डिसीज है ये पोटेंशियली मतलब आगे जाके ये इरेडिकेट होने वाले हैं। एंड इंडिया इज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम, ओके, तो फ्री फ्रॉम का क्या है? स्मॉल पॉक्स। ओके, 1980, ओके करेक्ट है, 1980 इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री है क्योंकि एजेंट ही नहीं है। पोलियो भी 2014 में, ये बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है कि पोलियो फ्री कब हुआ था इंडिया? तो मार्च 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हुआ है। नेक्स्ट, यॉज, हमें सितंबर 2006 में यॉज इरेडिकेट हो चुका है। एंड चाइल्डहुड ट्राकोमा, इसकी डेट एग्जैक्ट मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, बट आप एग्जैक्ट डेट ढूंढ कर कमेंट जरूर कर देना। ओके, चाइल्डहुड ट्राकोमा कब इरेडिकेट हुआ है? ओके, एंड नेक्स्ट इज अ मैटरनल एंड नियोनेटल टिटेनस, जुलाई 2016, ये लेटेस्ट है कि हमें जुलाई 2016 में हमने मैटरनल एंड नियोनेटल टिटेनस को फ्री कर दिया है। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे सब लोग, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, कि एक इन्फेक्शन एक आदमी में कैसे कैसे आ सकता है। ओके, तो उसकी एक चेन है। सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन होने के लिए हमें एजेंट की जरूरत है या एक पैथोजन की जरूरत है। दैट पैथोजन कैन बी ए बैक्टीरिया, ए वायरस, ए फंगाई और ए पैरासाइट। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिसीज होने के लिए एक पैथोजन की जरूरत है। ओके, अब ये पैथोजन हमारे पास अवेलेबल है। ये पैथोजन क्या करेगा? एक रिजर्वायर ढूंढेगा कि मैं कहां पे, तो एक घर ढूंढेगा पहले। ओके, इसने घर को किसको ढूंढ लिया? एक आदमी को, जो कमजोर आदमी को ढूंढ लिया, या एक एनिमल को ढूंढ लिया, या सॉइल में या फूड में या वाटर में रहेगा। पहले खुद एक ठिकाना ढूंढ लेगा। ओके, अब एक पैथोजन था, उसने एक अपना ठिकाना ढूंढ लिया, वहां पे अच्छे से खा पी के बहुत मोटा सा हो गया, और अब उसने क्या कहा कि मेरे शादी हो, 2-4 बच्चे भी हो जाए। ओके, तो इसने क्या किया? एक अपना और गृहस्थी बढ़ाने के लिए फिर एक दूसरी जगह पे जाने लगा। कैसे जाने लगा? उस जगह से दूसरी जगह पे या तो कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा, बॉडीली सिक्रीशन के द्वारा, या फीसेस के द्वारा। ओके, उसने क्या किया? फिर अपना जो फैमिली है उसको बढ़ाने का शुरू कर दिया बाय द मीन्स ऑफ पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब ये जो फीसेस थे या कफिंग स्नीजिंग वाले पार्टिकल्स थे, ये कोई और पर्सन की कांटेक्ट में आ गए। ओके, तो और कांटेक्ट में कैसे आ गए? या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, या कोई वेक्टर से जैसे कि कोई मॉस्किटो से। ओके, कोई मॉस्किटो से, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कोई डोरबेल से। ओके, सॉरी, डोरबेल जो हम बजाते हैं, अगर, या हॉस्पिटल का फोन, मोस्टली हॉस्पिटल के फोन के ऊपर बहुत ज्यादा इंफेक्शन पाए जाते हैं। ओके, तो हॉस्पिटल का एक फोन से ये इंफेक्शन ट्रांसफर हो गए। उसके बाद अब ये इंफेक्शन हॉस्पिटल के फोन पे आ गए, अब हमने फोन को उठा लिया और उस इंफेक्शन को हमारी हाथ पे ले लिया। दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल ऑफ एंट्री। किस किस से हो सकता है? यही हाथ हमने
या तो माउथ को टच कर लिया, नोज को टच कर लिया, आई को टच कर लिया, या हमारी जो कटी हुई स्किन है उसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन आ गया। और अब ये क्या करेगा, और यहां से हमें हमारी बॉडी में और इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, वो खुद ग्रो करेगा। ओके, तो ये ससेप्टिबल होस्ट कौन हो सकता है, तो एल्डरली पर्सन, इन्फेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या कोई भी हो सकता है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया कि चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे इन्फेक्शन होगा। पहले हमारा एक पैथोजन होगा, वो पैथोजन एक जगह ढूंढेगा। जैसे जगह क्या हो सकती है, कोई एक इंसान के अंदर जाएगा, या एनिमल के अंदर, या मिट्टी में रहेगा, फूड में रहेगा, वाटर में रहेगा। अब ये वाटर में रहने के बाद अपना थोड़ा सा खा पी के मोटा हो जाएगा। अब मोटा होने के बाद सोचेगा कि अपनी फैमिली और बढ़नी चाहिए, तो और फैमिली बढ़ाने के लिए ये उस एरिया से बाहर की एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, बाय द मीन ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, बॉडीली सिक्रीशंस और फीसेस के द्वारा ये एक एरिया से दूसरी एरिया में चला जाएगा। अब दूसरी एरिया में क्या होगा, मान लो फीसेस है, ये फीसेस अगर कोई रिवर में कंटामिनेट कर दिया, तो वो रिवर वाला पानी आगे जाके कोई इंसान ने कैचअप कर लिया या उसने ड्रिंक कर लिया। अब क्या होगा, ये जो पानी था, ये गंदा पानी क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। अब ये गंदा पानी अगर किसी ने पी लिया, माउथ में, नोज, आई या कट स्किन की कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, उस इंसान में, दूसरे इंसान में वह बीमारी चली जाएगी और उस पर्सन को ये इन्फेक्ट कर देगी। ओके, ये इस तरह से एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। ओके, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम कैसे इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए, मान लो एक पैथोजन हमारे पास प्रेजेंट है, मान लो कोविड-19 का वायरस है, कोविड-19 का वायरस हमारे पास अभी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये वायरस है, इस वायरस को हम वायरस को ही जड़ से खत्म कर देंगे, तो यहां से ये आगे की जो फासला है ये होगा ही नहीं। ओके, उसको फिर वायरस ही नहीं है तो रिजर्वायर और इनका कोई लेन देन नहीं होगा। ओके, मान लो ठीक है, वायरस भी प्रेजेंट है, रिजर्वायर भी है कि ये कोविड-19 वायरस जो है वो 100 पेशेंट के अंदर अभी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन 100 पेशेंट को हम अलग से रख देंगे। ओके, इन 100 पेशेंट को हम अलग से रख देंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अगर हमने इनको क्वारंटीन कर दिया और इन 100 पेशेंट में से कोरोना खत्म हो गया या कोविड-19 खत्म हो गया, तो आगे ये 100 पेशेंट फिर ट्रांसफर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं, या इन 100 पेशेंट को हम अच्छे से ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड करें और इन्हीं में से कोरोना खत्म कर देंगे, तो आगे ये ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ओके, मान लो कि ये हमारे पास कोविड-19 का वायरस भी है, 100 पेशेंट में वायरस अवेलेबल भी है, और उन्होंने कफिंग, स्नीजिंग करके या कैसे भी जैसे तैसे करके और लोगों को ये मान लो और लोगों को ये ट्रांसफर भी कर दिया। अब ट्रांसफर करने से कैसे ट्रांसफर हुआ, उनकी माउथ की वजह से, नोज की वजह से, जैसे भी ट्रांसफर हुआ। ओके, और उन्होंने ससेप्टिबल होस्ट को, अब ये ट्रांसफर करने की, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ससेप्टिबल होस्ट को मास्क पहना देंगे। अब ये कितना भी स्नीजिंग, कफिंग कैसे भी कर ले, ये अगर अगला पेशेंट मास्क पहना हुआ है तो ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ चेन हो सकता है। ओके, कि इस तरह से हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो हमने अभी देखा कि सोर्स कौन होता है, सोर्स कोई भी एक लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है और मल्टीप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, रिजर्वायर कौन है, तो रिजर्वायर जैसे मैंने कहा था कि वो पहले आके अपना एक घर बार बसा लिया था। ओके, तो रिजर्वायर विच कैन हार्बर द इन्फेक्शन, जो उसको खाना पीना खिला सके। ओके, एजेंट को खाना पीना खिला सके, उसको हम कहेंगे रिजर्वायर। ओके, टाइप्स ऑफ रिजर्वायर कैन बी होमोलोगस। ओके, सेम स्पेसीज वाला। ओके, रिजर्वायर कैन बी होमोलोगस, एक पेशी मतलब आदमी ही रिजर्वायर है और आदमी को ही ट्रांसफर करेगा। रिजर्वायर कैन बी हेट्रोलोगस, जैसे कि डिफरेंट स्पेसीज। ओके, साल्मोनेला का। ओके, तो इन्फेक्शन में कौन सा रिजर्वायर है और कौन सा सोर्स है, ये हमें एक बार देख लेते हैं। मान लो टाइफॉइड फीवर है, तो टाइफॉइड में मैन इज अ रिजर्वायर, मैन के अंदर टाइफॉइड है, एंड
जो सोर्स है वो अगर उस आदमी ने अनसेफ वाटर और फूड ले लिया देन उस आदमी को टाइफॉइड हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे ही ये जो बाकी के डिसीज है जैसे पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा, पिग एंड डक्स आर द रिजर्वायर। ओके, नेक्स्ट क्लैमाइडिया, ये पाइगोन जो है ये रिजर्वायर है। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के डिसीज के रिजर्वायर और सोर्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बनने वाला है, टेबल को अच्छे से याद कर लेना या इसको आप प्रिंट आउट ले लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द केस डिटर्मिनेंट्स। केस किसको कहते हैं कि जो एक पेशेंट में डिसीज हुआ है उसको हम केस कहेंगे। ओके, तो केस ए पर्सन हु रिसीव्स एन इन्फेक्शन एंड और शो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, उसको हम केस कहेंगे। अब केस अलग अलग प्रकार की हो सकती है। केस कैन बी अ प्राइमरी केस, प्राइमरी केस जो कि फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है। ओके, सेकेंडरी केस, सबसिक्वेंट केसेस फ्रॉम द प्राइमरी केस। ओके, सबसिक्वेंट केसेस फ्रॉम द प्राइमरी केस उनको हम सेकेंडरी केस कहेंगे। अब इंडेक्स केस किसको कहते हैं? तो फर्स्ट ऑब्जर्व केस को हम इंडेक्स केस कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व केस को इंडेक्स केस कहेंगे। ओके, क्लिनिकल केस, फर्स्ट डायग्नोस केस। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, फर्स्ट डायग्नोस केस को हम क्या कहेंगे? क्लिनिकल केस कहेंगे। सब क्लिनिकल केस कब कहेंगे फिर? देन मेंटेनेंस ऑफ द इंफेक्शन इन अ कम्युनिटी बट डज नॉट शो द साइन एंड सिम्टम्स। ओके, कि उस पेशेंट के अंदर इंफेक्शन तो है बट साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, देन इट्स कॉल्ड एज अ सब क्लिनिकल केसेस। जो आपको यहाँ पे जो ये जो दिख रही है ये सारी सब क्लिनिकल केसेस है, अनडायग्नोज केसेस है। ओके, जो कि हम बहुत ज्यादा खतरा कर सकती है क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है, इनके अंदर कैपेसिटी है टू ट्रांसमिट द डिसीज। ओके, कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द डिसीज, और ये बहुत ज्यादा लोगों को डिसीज को ट्रांसमिट करते रहेंगे और डिसीज खत्म करने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये जो सब क्लिनिकल केसेस है इनको हम कैसे ढूंढते हैं? फिर सर्वे करते रहते हैं, कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार के सैंपल कलेक्ट करते रहते हैं जिससे हम जो भी डिसीज वाला पर्सन है उसको ढूंढ पाए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सब क्लिनिकल केसेस, जैसे रूबेला में बहुत ज्यादा 50 से 60% सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। पोलियो में 75 सब क्लिनिकल। मान लो अगर 100 पेशेंट है आपके एरिया में, 100 पेशेंट है पोलियो के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि और 75 पेशेंट आपको ढूंढने हैं। वो जो और 75 पेशेंट है वो सब क्लिनिकल है। 100 तो आपने डायग्नोज कर लिए, और भी 75 पेशेंट है जो कि अभी आपने ढूंढे नहीं है। ओके, पोलियो में सब क्लिनिकल केसेस बहुत ज्यादा है। मम्स में भी 30 to 40% सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लेटेंट केस। लेटेंट केस मतलब क्रोनिक केस। ओके, एजेंट इज डॉर्मेंट बट नो स्प्रेड। ओके, एजेंट डॉर्मेंट है बट स्प्रेड नहीं हो रहा है। ओके, इन्फेक्शियस डिसीज स्टे इन द बॉडी। ओके, ऑलवेज उसकी बॉडी में रहेगा बट वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, नो रिप्लिकेशन, नो ट्रांसफर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द कैरियर डिटर्मिनेंट। कैरियर मतलब कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला। ओके, तो कैरियर कैन बी अ टेम्पररी। कैरियर के 3 प्रकार है, एक कन्वल्सेंट कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर एंड हेल्दी कैरियर। कैरियर के 3 प्रकार, कन्वल्सेंट कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर और हेल्दी कैरियर। ओके, कैरियर मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिसीज को ट्रांसमिट करने वाला। ओके, 3 प्रकार, कन्वल्सेंट, इंक्यूबेटरी, हेल्दी कैरियर। अब कन्वल्सेंट कैरियर मतलब क्या? इफ अ पेशेंट स्प्रेडिंग डिसीज इन अ कन्वल्सेंट फेज। ओके, और या फिर इसको हम क्रोनिक कैरियर भी कहेंगे। ओके, सॉरी, एक टेम्पररी कैरियर है, एक क्रोनिक कैरियर है। ओके, तो कन्वल्सेंट फेज में अगर डिसीज ट्रांसमिट करता है देन इट इज कॉल्ड एज कन्वल्सेंट कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या कि फर्स्ट इन्फेक्शन होने से, इन्फेक्शन का इन्वेजन होने से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब से इन्फेक्शन अंदर गया उससे फर्स्ट साइन आने तक का जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो इंक्यूबेटरी कैरियर होता है।
हेल्दी कैरियर मतलब क्या कि उस पेशेंट में डिसीज नहीं है, मतलब इन्फेक्शन तो हो गया लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं आया, बट वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर कर पा रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ हेल्दी कैरियर। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो पहले हमने ये तीन देखे, टेम्पररी कैरियर। अब हम देखेंगे क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर कौन से हो सकते हैं? तो क्रोनिक कैरियर में मलेरिया में क्रोनिक कैरियर होता है, मेनिंजाइटिस में, टाइफॉइड में, डिसेंट्री, एचबीवी और गोनोरिया में जो है क्रोनिक कैरियर होते हैं। ओके, नाउ मान लेते हैं मलेरिया में हेल्दी कैरियर, कन्वर्जेंट और इंक्यूबेटरी कैरियर भी है। क्लियर है सभी को? तो ये टेबल भी आपको याद करना है। ओके, क्लियर है? तो आज हमने देखा इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। ओके, तो इसके अंदर अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट आप, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि नोट्स खुद के खुद बनाते रहिए। ओके, जितना आप इसको रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे, आपको याद रहेगा। और इतना भी अगर आप तैयारी कर लेते हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, बट आपको ईमानदारी से तैयारी करती रहनी है। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.